इसके आगे हम पढ़ते हैं जो पहले हमने पढ़ा विकास के नियम और सिद्धांत। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। इनसे कुछ कारक तो स्वतंत्र रूप से बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि कुछ कारक परस्पर अंतःक्रियाओं द्वारा विकास को प्रभावित करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग में आगामी वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया विगत प्रक्रिया पर आधारित होती है, यानी एक विकास की अवस्था दूसरे विकास की अवस्था को प्रभावित करती है। यदि हम देखें गर्भकालीन अवस्था में माता के पोषण और स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाए तो शिशु जो है वो अल्प वजन का जन्म लेता है। ऐसे शिशु जन्म के बाद जीवन जीने की संभावना नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार यदि गर्भकालीन अवस्था में माता को कोई रोग है तो वह रोग शिशु में भी स्थानांतरित हो सकता है, जिसका दुष्प्रभाव शिशु के जन्म के बाद देखने को मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास के कई कारक जो हैं वो बालक के वृद्धि विकास को प्रभावित करते हैं। उनमें से सबसे पहला जो है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम वे कारक हैं जो बालक को जन्म से ही माता पिता के द्वारा उपहार स्वरूप मिलते हैं। माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणुओं में वंशानुक्रम के वाहक जीन्स उपस्थित होते हैं। ये जीन्स ही गर्भाधान के समय भिन्न भिन्न रूप में संयुक्त होते हैं। जो माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणुओं में वंशानुक्रम के वाहक होते हैं, जिनको हम जीन्स कहते हैं, उन्हीं के जीन्स ही गर्भाधान के समय में भिन्न भिन्न रूप से संयुक्त होते हैं। इस कारण बालक की शारीरिक रचना, गठन, डील डॉल, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि अपने माता पिता से मिलती जुलती होती है। बालक की आँखें, त्वचा का रंग, चेहरे का रंग, नाक नक्श, बोलने चलने का ढंग आदि सभी अपने माता पिता से काफ़ी हद तक मिलता जुलता होता है, जिसे देख करके अनजान व्यक्ति भी अंदाज़ा लगा लेता है कि इसके माता पिता कौन होंगे। बुद्धि शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति एवं अन्य मानसिक योग्यताएं का निर्धारण भी वंशानुक्रम के द्वारा होता है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि वंशानुक्रम के वाहक जीन्स होते हैं, अभी हमने देखा, तो गर्भाधान के समय ही जीन्स का हस्तांतरण हो जाता है। ये जीन्स भिन्न भिन्न प्रकार से संयुक्त होते हैं। इसी कारण माता पिता और बच्चों में समानता दिखाई पड़ती है और इसी को हम कहते हैं भिन्नता का नियम। हालांकि कुछ भिन्नता भी इनमें पाई जाती है, क्योंकि किस तरह से जीन्स जो हैं वो संयुक्त हो रहे हैं उस पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम का प्रभाव बीमारियों के संबंध में भी देखा गया है। डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी, हृदय रोग, दमा, गठिया, एड्स आदि कुछ ऐसे रोग हैं जो वंशानुक्रम द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। अतः वंशानुक्रम को व्यक्ति की संरचना और क्रियात्मकता से संबंधित संपत्ति, उपहार, ऋण समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति अपने विकास की जन्मजात एवं अर्जित क्षमताओं का उपयोग कर पाता है। दूसरा है वातावरण। वातावरण बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। वातावरण के अंतर्गत वे सभी बाह्य शक्तियाँ, प्रभाव, परिस्थितियाँ आदि सम्मिलित होते हैं जो बालक के व्यवहार, शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक आदि विकास को प्रभावित करते हैं। बालक जब जन्म लेता है तो उस समय में पूर्ण असहाय एवं निर्बल होता है। उसकी उस समय उचित परवरिश नहीं की जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उस समय माता पिता, परिवार के सदस्य नवजात शिशु का पालन पोषण करते हैं। शिक्षक बालक को शिक्षा दीक्षा देकर उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं, उसके व्यक्तित्व को बनाते हैं, उसको एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अगर उचित वातावरण, ये सब चीज़ उचित नहीं मिलने पर बच्चा जो है वो अपराधी प्रवृत्ति का बन सकता है, गलत राह पर जा सकता है। जबकि वातावरण यदि उचित मिल जाता है तो सुसभ्य, सुसंस्कारित नागरिक बनाया जा सकता है। अतः वातावरण एक ऐसा
प्रभावशाली कारक है जिसके माध्यम से बालक को जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा हम बना सकते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि वातावरण द्वारा बालक को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा नहीं बना सकते, क्योंकि बालक के भीतर अंतर्निहित शक्तियों का विकास कुछ सीमा तक किया जा सकता है। इन सब में विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं वैयक्तिक। जैसे हम देख सकते हैं कि दो जुड़वां बालक एक समान भी हो सकते हैं व्यवहार में, संस्कृति में, और हम यह भी देख सकते हैं कि दो जुड़वां बालक एक ही, जबकि उनके जीन्स भी सेम हैं, उनकी वातावरण भी सेम मिला है, तब भी वो दोनों भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो हालांकि ये चीज़ें प्रभावित करती हैं, लेकिन वैयक्तिक भिन्नता इसके अंदर पाई जा सकती है, क्योंकि बाहरी क्षेत्र भी कई हैं। जैसे मित्रता है, कैसी मित्रता वो बाहर जाकर के करता है, माता पिता से तो वातावरण मिल रहा है, एक ही स्कूल से शिक्षा ग्रहण करी है, समान शिक्षक ने पढ़ाया है, फिर भी उसकी अपनी सोच, अपने अनुभव, मित्रता, बाहर कैसा वो अपने लोगों का साथ पाता है, इन सब के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तीसरा आ जाता है पोषण। बालक के विकास में भोजन और पोषण का बहुत अधिक महत्व होता है। तो हम जैसे गर्भाधान के समय से ही देख सकते हैं कि गर्भकालीन अवस्था में यदि माता को संतुलित पौष्टिक आहार खाने को नहीं दिया गया है तो उसका गर्भस्थ शिशु के विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जन्म के बाद भी वो शिशु किसी रोग से एनीमिक हो सकता है, उसके शारीरिक विकास में कोई कमी पाई जा सकती है। और यही दूसरी तरफ यदि उसको पूर्ण भोजन माता को मिला है, संतुलित भोजन उसने लिया है, तो बालक का पूर्ण विकास होता है। इसी प्रकार प्रारंभिक अवस्था में जब बालक ऊपरी आहार का ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है, तब से उसका स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का आहार ग्रहण कर रहा है। आहार पूर्ण पौष्टिक संतुलित होना चाहिए। सभी विटामिन्स, प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल सबकी भरपूर मात्रा होनी चाहिए, तभी बालक का विकास होता है। उसकी मांसपेशियां भी तभी मजबूत होती हैं और का सही स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और मानसिक विकास तभी संभव है। अतः भोजन एवं पोषण जो है वह बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। चौथा आता है रोग एवं चोट। रोग एवं चोट बालक के विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। गर्भकालीन अवस्था में यदि माता को गंभीर चोट लग गई है जो कि लाइलाज है, तो उसका घातक प्रभाव शिशु के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। जन्म के बाद भी शिशु किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। यदि बालक के जन्म से ही कमज़ोर है, रक्ताल्पता का शिकार है, निमोनिया है, सर्दी जुकाम रहते हैं, तो इन सब का शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इसके ठीक विपरीत यदि जिस बालक का स्वास्थ्य उत्तम रहता है उसके पास बीमारियां नहीं आती हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है और वो बीमारियों से लड़ सकता है। तो लगातार जब उसको बीमारी या कोई रोग चोट कमी नहीं होगी तो उसका विकास अच्छी तरह से होगा। उसके बाद आता है घर का वातावरण। बालकों के शारीरिक और मानसिक विकास पर घर के वातावरण का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। घर बालक की पहली पाठशाला मानी जाती है। माता ही उसकी सबसे पहले टीचर मानी जाती है। घर के सभी सदस्य, उसके भाई बहन, अन्य संगी साथी सभी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। घर वह स्थान होता है जहाँ बालक को प्रेम, दया, करुणा, सहयोग, सहानुभूति, सौहार्द, बलिदान करना, त्याग करना, ये सब सिखाया जाता है। इन सब सकारात्मक गुणों को सीखने का अवसर बच्चे को मिलता है। अतः घर का वातावरण यदि सुखद, शांत, स्वच्छ, मनोहारी उसके विकास में लाभदायक सिद्ध होगा, वैसे तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। यदि इसके विपरीत यदि तनाव, कलह, परिवार के सदस्यों से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो बालकों का विकास उचित प्रकार से नहीं होगा। बालक में भयग्रस्त, डर बैठ जाएगा और बालक गलत रास्ते पर भी जा सकता है, बाहर गलत रास्ते पर कदम उठा सकता है, हीन भावना से ग्रसित हो सकता है, उसका सही
डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरी तरफ माता पिता यदि शिक्षित और जागरूक होंगे तो वो उसके सर्वांगीण वृद्धि विकास पर जरूर अच्छा प्रभाव डालेंगे। उसके बाद आता है विद्यालयी वातावरण। बालक की वृद्धि और विकास में विद्यालयी वातावरण का बहुत प्रभाव होता है। जब बालक बड़ा हो जाता है तो वह केवल अपने माता पिता या परिवार वाले के संपर्क में ही नहीं, दूसरे बच्चों के, टीचर के, सबके संपर्क में आता है और वहीं से ही उसका सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। सामाजिक गुणों को वो सीखता है। तो विद्यालय का वातावरण अच्छा है, शिक्षण समुचित व्यवस्था है, उसकी खेलने का मैदान है, योग्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, कक्षाएं हवादार हैं, खेल का मैदान है, तो इन सब का विकास उसका अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ यदि इसके विपरीत कंडीशंस हैं कि टीचर्स अच्छे नहीं हैं या संगी साथी अच्छे नहीं हैं, सहपाठी अच्छे नहीं हैं, कोई स्कूल में सुविधाएं नहीं हैं, तो उस कंडीशन में उसका विकास सही नहीं होगा। उसके पश्चात आता है आस पड़ोस का वातावरण। बालकों के विकास में घर, विद्यालय वातावरण के साथ ही आस पड़ोस का वातावरण सुखद एवं शांत रहना ज़रूरी है, क्योंकि 4 से 5 वर्ष के बालक आसपास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं। तो बालक की जैसे जैसे आयु बढ़ती है वह अपने घर के बाहर कदम निकालता है, वैसे आस पड़ोस के बच्चों के साथ वो खेलने लग जाता है। तो आस पड़ोस के बच्चे अच्छे संस्कारी शिक्षित होने चाहिए, जिससे उसके गुणों का अच्छा विकास हो सके। उसके पश्चात आता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों का बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। पीयूष ग्रंथि सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन का स्त्रावण करती है, जो कि शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये थाइमस ग्रंथि को भी उत्तेजित करती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, जो याददाश्त बढ़ाने में केंद्रीय नाड़ी संस्थान की सामान्य क्रिया के लिए ज़रूरी है। ये शरीर ताप नियंत्रण में मदद करता है। बालकों में थायराइड हार्मोन की कमी से क्रेटिनिज्म की स्थिति हो सकती है, अतः शारीरिक वृद्धि रुक सकती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यदि सही कार्य करती रहती हैं तो बच्चे का विकास सही हो जाता है, वरना वह बौना भी रह सकता है, मानसिक विकास भी उसका अवरुद्ध हो सकता है। उसके पश्चात आता है लिंग भेद। यौन भेद भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह देखा जाता है कि जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम वजन, कम लंबाई की होती हैं, लेकिन बाद की अवस्था में, विशेषकर वयसंधि अवस्था में, लड़कियां लड़कों से तीव्र वृद्धि करती हैं और इनकी शारीरिक परिपक्वता जो है वो वयसंधि अवस्था में ही प्राप्त कर लेती हैं, जबकि जो लड़के होते हैं उनका जो शारीरिक विकास होता है वो लड़कियों से 1-2 वर्ष बाद में आता है। शारीरिक विकास की तरह बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा मानसिक और बौद्धिक विकास भी पहले पूर्ण हो जाता है, अतः स्पष्ट है कि यौन भेद भी विकास पर प्रभाव डालता है। उसके पश्चात आता है प्रजाति। बालक विकास के क्षेत्र में जितने भी अध्ययन हुए हैं वो सब ये सिद्ध करते हैं कि प्रजाति भी बालकों के विकास में अहम भूमिका है। जैसे नेपाली लोग नाट्य कद के होते हैं, उनकी आंखें छोटी होती हैं, अंग्रेज लंबे होते हैं, उनका कलर गोरा होता है, साफ होता है, मुख की आकृति में भी, डील डॉल में, त्वचा में, बालों में प्रजाति का अंतर पाया जाता है। शारीरिक विकास यदि हम देखते हैं तो प्रजाति का असर केवल शारीरिक विकास पर ही नहीं पड़ता, मानसिक विकास पर भी पड़ता है। बाल मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह अध्ययन किया गया है कि अंग्रेज लोगों का मानसिक विकास अफ्रीकन लोगों की तुलना में तेज गति से होता है। इन दोनों का मानसिक विकास का रेशो जो है वो 100 और 80% तक डिफरेंस रहता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक वातावरण। प्रत्येक परिवार, समाज एवं राष्ट्र अपनी संस्कृति, सबकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपने मूल्य स्तर और दर्शन होते हैं, उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, उसके अनुसार बालक का पालन और पोषण किया जाता है। बालक बड़ा होकर उन्हीं मूल्यों और संस्कृतियों को अपनाता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देख सकते हैं, भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से काफ़ी भिन्न है।
तो जो बालक का विकास जो होता है वो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो है वो डिफरेंट पड़ता है और भारतीय संस्कृति का अलग पड़ता है। हालांकि आज के औद्योगिक वैज्ञानिक युग में इसका प्रभाव इतना नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मोबाइल के थ्रू पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में भी आ रहे हैं। आज की संस्कृति जो है वो चेंज हो गई है, ग्लोबलाइजेशन का समय है, तो फिर भी रीति रिवाज संस्कृति जो है वो बच्चों के विकास को प्रभावित करती है कि व्हाट टू डू और नॉट व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स जो थे वो वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, घर का वातावरण, रोग चोट, विद्यालय वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, आस पड़ोस का वातावरण, लिंग भेद, प्रजाति, सांस्कृतिक वातावरण, ये सब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन सब का प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। धन्यवाद। ये हम चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं।